Hello students, today we will study about industrial pollution and environmental degradation. देखो, इंडस्ट्रियाँ जितनी हमारे लिए बेनिफिशियल है उतनी ही हमारे लिए क्या है, हार्मफुल भी है। यानी हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारी नेचर पे, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में डालती है। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डालती है? देखो, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर जाता है वो हमारे नेचुरल जो वाटर सोर्सेज है उनको पोल्यूट करेगा। हम अगर वही वाटर अगर ग्राउंड में सिप होके अंडरग्राउंड वाटर सोर्स तक पहुंचेगा तो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को पोल्यूट करेगा, लैंड को डिग्रेड करेगा और उनसे निकलने वाला स्मोक वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करेगा, ऑक्सीजन जैसी वैल्यूबल गैसेस के परसेंटेज को एटमॉस्फेयर में कम करेगा। तो जितना डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर रेस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रीज, उतनी ही ये इंडस्ट्रीज हमारे नेचुरल डिग्रेडेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। देखो, सबको पता है कि जो कॉमन टाइप से पोल्यूशन के एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन, ये जब टाइप्स हैं तो हम एयर पोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि एयर पोल्यूशन के लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रीज। अब देखो, कुछ गैसें अपने एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसें सारी इंपॉर्टेंट है, हर गैस का अपना रोल है, लेकिन उनका जो अमाउंट है वो कई बार अनडिजायरेबल हो जाता है। अनडिजायरेबल कैसे? जैसे हम बात करते हैं कि 78% नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन है और अप्रॉक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है। बचे हुए 1% में बाकी सारी गैसेस है जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट देखो तो 0.03% है। अब जरूरी भी है कार्बन डाइऑक्साइड, जरूरी क्यों है? प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिससे वो अपने लिए खाना बनाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी भी है, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। बट ये जो गैस है अगर इसका रेशो इस परसेंट से ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होगा? सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ये गैसें ऐसी हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर एक कवर बना लेंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे अपन कोल्ड एरिया में क्या करते हैं, जहाँ पर सनलाइट कम जाती है वहाँ पर ऐसे ग्रीन ग्लास के हाउसेस बना लेते हैं, जिससे क्या होता है जो सन की लाइट होती है वो उनसे अंदर एंटर कर जाती है लेकिन वापस बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इससे क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बना रहता है, जिससे वहाँ पे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह की जो है प्रोडक्शन है वो पॉसिबल हो पाता है। तो सेम सिचुएशन बन जाती है अपने अर्थ के चारों तरफ। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से गैस से कवर कर लेती है और क्या करती है, सन की जो रेज है जो अपने अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है उनको क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर में वापस नहीं जाने देती है, जिससे क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और जो सीधे सीधे रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं। कुछ टॉक्सिक गैसेज हैं जो इंडस्ट्रीज से क्या होती हैं, एमिट होती हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था भोपाल के अंदर इंडिया में, MIC गैस निकल गई थी, लीक हो गई थी इंडस्ट्रियों से। क्या, कौन सी गैस होती है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो एक पॉइजनस गैस है, उससे कई हज़ारों लोग मर गए थे। तो कई बार ऐसी ट्रेजेडीज भी होती है, ये टॉक्सिक गैसेज होती है वो इंडस्ट्री से लीक होकर और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए कई बार फैटल बन जाती है, यानी प्राणघातक सिद्ध हो जाती है, उनकी जान तक ले लेती है।
इसके अलावा देखो अपना एटमॉस्फेयर है, उसमें ऑक्सीजन की यानी O3 ओजोन की एक लेयर बनी हुई है, जिसको ओजोन लेयर कहते हैं हम। वो प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है, यानी जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनको क्या करती है, वो अर्थ तक पहुंचने से रोकती है। सिर्फ जो डिजायरेबल रेज है उन्हीं को आने देती है, बाकी जो हमारे लिए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज उनको वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी वापस उसको भेज देती है। लेकिन कुछ गैस ऐसी हैं जो सीधे सीधे O3 के लिए नुकसान पहुंचाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को क्या करती है, नुकसान पहुंचते है, उसको डैमेज करती है। और ये लेयर धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है, जिसको ओजोन लेयर में होल होना भी कहते हैं। भाई ओजोन लेयर में होल हो गया, होल नहीं है एक्चुअल में, वो लेयर वहाँ से कमज़ोर होती जा रही है, उसकी जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। इसकी वजह से सन की अल्ट्रावायलेट रेज सीधी अर्थ तक आ रही है, जिसका इफेक्ट क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लोगों में स्किन रिलेटेड डिजीज होंगी, इसके अलावा कैंसर जैसी डिजीज होंगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा देखो नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। तो देखो जैसे एयर पॉल्यूशन, वैसे ही वाटर पॉल्यूशन भी क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। हार्मफुल क्या होगा, इंडस्ट्रियों से वेस्ट वाटर निकलता है और उस वेस्ट वाटर में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स होते हैं। ये दोनों तरह के केमिकल्स क्या करते हैं, डायरेक्टली बिना ट्रीट किए, बिना उनको ट्रीट किए सीधा किसी वाटर सोर्स में उनको छोड़ दिया जाता है। वाटर सोर्स जैसे किसी लेक में छोड़ दिया गया, किसी पॉन्ड में छोड़ दिया गया, किसी रिवर में छोड़ दिया गया, तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स है उस वेस्ट वाटर में जो है वो क्या होंगे, कोई अगर एनिमल उसको कंज्यूम करेगा पानी को तो उसकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालेंगे। ह्यूमन उसको कंज्यूम कर रहा है तो ह्यूमन की हेल्थ पे, क्रॉप्स में अगर हम डाल रहे हैं तो सीधा सीधा लैंड पर उसका बुरा असर पड़ेगा, उस पर उगने वाली क्रॉप्स पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कई बार क्या होगा, वाटर में रहने वाली वाटर वेजिटेशन के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। वाटर वेजिटेशन खत्म होती है, वो एक्वेटिक जो एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ है वो भी इससे डैमेज होती है। कई बार हम देखते हैं, जैसे एक बार स्टेटमेंट आया था लखनऊ में गोमती रिवर है, गोमती रिवर कहाँ है, लखनऊ में। वहाँ पर क्या था बीच में, अब तो काफ़ी इसको सुधार करने की कोशिश की गई है, बीच में हर आए दिन आप देख सकते थे बिल्कुल ऐसे एक लेयर जमी हुई पूरी, उसमें आप डेड फिश देख सकते थे, पूरा ऐसे कवर हुई रिवर का एक पार्ट जिसमें मरी हुई मछली या डेड फिश आपको दिख जाती थी। तो वो क्यों मर रही थी एक साथ, मरने का कारण यही था कि उस पानी में वहाँ पर जो लेदर इंडस्ट्रिया थी लखनऊ में, लेदर इंडस्ट्रिया, अदर तरह पेपर इंडस्ट्रिया, उनसे आने वाला वेस्ट वाटर सीधा गोमती रिवर में छोड़ा जा रहा था और उससे निकलने वाले जो टॉक्सिक एलिमेंट्स थे वो एक्वेटिक लाइफ को डैमेज कर रहे थे। अब ये टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, देखो देखो पेट्रोलियम रिफाइनरियों से जाएंगे केमिकल्स, पेपर पल्प बनाने की जो इंडस्ट्री है, तो पेपर पल्प से पेपर बनाने की इंडस्ट्री में काफ़ी वाटर यूज होता है और केमिकल यूज किया जाता है, उससे जो वेस्ट वाटर बचता है वो सीधा इनके अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। इसके अलावा
डिटर्जेंट, सोप, ये बनाने की इंडस्ट्रियाँ होती हैं। यहाँ तक कि इनके डोमेस्टिक यूज़ में भी कई लोग रिवर के पास में नहाने, कपड़े धोने का काम करते हैं, तो उनसे वो डिटर्जेंट वगैरह जाकर वो सीधे उस वाटर सोर्स में मिलते हैं। और भी है साल्ट का मिल जाना उस पानी के अंदर। तो ये सब क्या करते हैं, कई बार तो क्या होता है हैवी मेटल भी जैसे लेड और मरकरी जैसे एलिमेंट्स भी आकर पानी में मिल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सब क्या करते हैं, मेक वाटर अनफिट फॉर यूज़, यानी यूज़ के लिए अनफिट बनाते हैं पानी को। ये सब इससे क्या होगा, अनफिट बनाएंगे तो क्या होगा, वाटर सोर्स की कमी होगी, पीने लायक यानी पोर्टेबल वाटर में नहीं मिल पाएगा। और वाटर स्कैर्सिटी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो और भी ज़्यादा सेवेयर हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मल पोल्यूशन। देखो ये वैसे वाटर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका इफेक्ट दूसरा है। कई इंडस्ट्रियों में क्या आता है, वार्म वाटर यूज़ होता है, या जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या कहते हैं पानी को गर्म किया जाएगा और उसकी स्टीम का यूज़ किया जाता है प्लांट्स को चलाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो उसका जो गर्म पानी होता है, कई बार क्या किया जाता है, उनको सीधा ही किस में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, वार्म वाटर को वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, किसी भी रिवर में, लेक में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब उसका इफेक्ट क्या होगा, ऑलरेडी उसके पानी का टेम्परेचर कम था, लेकिन उसमें जब वार्म वाटर मिला तो वहाँ पर रहने वाली जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर असर पड़ेगा। अचानक से क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बढ़ने से जिस टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर सकते, या उस कंडीशन के लिए वो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं वो तैयार नहीं होते। अब इस वजह से क्या होगा, देखो इस वजह से कई प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। बर्ड डिफेक्ट्स, अब ऐसे पानी को अगर हम भी कंज्यूम करेंगे तो बर्ड डिफेक्ट्स होना, कैंसर होना, इनफर्टिलिटी होना एक्वेटिक लाइफ में भी, और अगर ह्यूमन अगर उसको यूज़ कर रहा है तो ह्यूमन में भी। अब देखो अब अगर देखो ऐसा अगर वेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकल रहा है, ऐसा अगर वाटर वेस्ट जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से अगर निकल रहा है, तो उसमें न्यूक्लियर सब्सटेंस होंगे, और वो न्यूक्लियर सब्सटेंस क्या करेंगे, सीधे एक्वेटिक लाइफ को तो करेंगे ही, सीधे सीधे ह्यूमन लाइफ को भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, उनमें कैंसर जैसी बीमारियां, ठीक है, और जिसको कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, ऐसी प्रॉब्लम्स उनके अंदर क्रिएट कर देंगे। अब नेक्स्ट आता है देखो नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो नॉइज पॉल्यूशन जो होता है कैसे क्रिएट होता है, ऐसा साउंड अगर बनता है जो हमारे जो ईयर है वो उसको बियर न कर पाए, सहन न कर पाए, यानी एक लिमिट से ज़्यादा अगर साउंड क्रिएट होता है तो वो क्या करता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे एक आ गया है 80 से 120 डेसिबल, इससे ज़्यादा की कैटेगरी क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती है, वो पॉल्यूटिंग कैटेगरी में मानी गई है। अब क्या होगा, अगर आपको बार बार तेज़ साउंड सुनाया जाएगा तो क्या होगा, आपको इरिटेशन होने लग जाएगी, गुस्सा आने लग जाएगा। होता है ना, कई बार सब लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर हम उनको चुप करने की कोशिश करते हैं, फिर हमारे खुद के अंदर एंगर आने लग जाता है, अपन खुद में झुंझलाहट आने लग जाती है, ठीक है। तो इस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से लोगों में एंगर,
ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेस रहने लग जाता है लोगों को, हेडेक रहने लग जाता है परमानेंट, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद ना आने की, स्लीपलेस, नींद ना आने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है इंसानों को। अब देखो, अब ये अनवांटेड साउंड है जो आपको नहीं चाहिए, वो मिलता कहाँ से है, कौन सी इंडस्ट्री से? जैसे इंडस्ट्रियों की मशीनों से मिलेगा, किसी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट से, ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसपोर्ट की जो मीन्स है, ठीक है। इसके अलावा अब इक्विपमेंट में क्या क्या आ सकता है? सौ आ सकती है, नहीं आ रही वगैरह, मिल्स आ सकती है, मिल्स की मशीनें होती हैं वो आ सकती है। इसके अलावा ड्रिलर हो सकता है, ड्रिल करने के लिए जो मशीन चलाते हैं। ये सब ऐसा साउंड जनरेट करते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, यानी हमें वो इरिटेट कर सकता है। अब देखो, ये तो बात हुई पॉल्यूशन की। अब इस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? Measures to control environmental degradation. देखो क्या क्या हम काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो कर सकते हैं मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ वाटर, पानी के यूज को मिनिमाइज करना। अब कैसे करना? ऐसी टेक्नोलॉजी लाना जो कम से कम पानी का यूज करे, फिर उसमें रीयूज, उसी पानी को हम फिर से यूज कर पाए, रीयूज नहीं कर पाए तो रिसाइकिल कर पाए, और अगर रिसाइकिल भी नहीं कर पाए तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, यानी उसका प्रॉपर डिस्पोजल करें, उसको ऐसे ही किसी वाटर सोर्स या खुले ग्राउंड में न छोड़ें, उसको कहते हैं उसका डिस्पोजल करें। ठीक है, उसमें कोशिश करें कि उसको ट्रीट करें कि उसमें जो हार्मफुल एलिमेंट्स है वो कम से कम हो। अब देखो, इसके अलावा हमारी रिक्वायरमेंट्स को काम पूरा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। यानी बारिश के पानी को सेव करें, और हॉट वाटर या जो वेस्ट वाटर इंडस्ट्री से निकलने वाला, उसको वाटर सोर्स में छोड़ने से पहले क्या करें? ट्रीट करें, यानी उसको साफ करें। हॉट वाटर को पहले ठंडा होने दें, उसके बाद में रिलीज़ करें, और जिसमें केमिकल्स हैं उनमें को पहले ट्रीट करके उसके बाद में क्या करें? उनको रिलीज़ करें। अब देखो, 3 तरीके से रिट्रीट कर सकते हैं इनको। जो इंडस्ट्रियों से पानी निकलता है उसका ट्रीटमेंट 3 तरीके से हो सकता है। पहला देखो क्या है, चलो इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया।